हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती। और जैसे कि आपको पता है, अब आपके सीआईबी के एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो एवरीडे हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी जो आपके एबीएफएम के कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या होगा कि जब आप लोग ये बार बार सुनेंगे 10-10 मिनट में ही, तो टिल एग्जाम तक आप लोग देने जाएंगे तो वहाँ तक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रिटेन होने लग जाएगा। करेक्ट, बिकॉज एबीएफएम अगर आप देखते हैं तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी थ्योरीज है, तो एक बार में पूरा रिटेन करना तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, वो आपके लिए भी नहीं है और इवन वो तो हमारे लिए भी नहीं होता है, बट ये हमें कैसे रिटेन होने लगता है जब हम लोग इसे बार बार पढ़ते हैं। तो करेक्ट, तो यहाँ पे भी हमारा मोटिव यही है कि जब आपने क्लासेस कर लिया तो आपको समझ तो आ गया, बट रिविजन करने का जो हमें टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोगों के लिए ये 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो एवरीडे हम लोग बना देते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग उसे डेली रिवाइज करते रहें, ताकि जब एग्जाम में आपसे केस स्टडीज एमसीक्यूज पूछा जाए, अलग अलग पैटर्न से अगर आपसे पूछा जाए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि एक्चुअली एग्जामिनर को क्या वर्ड चाहिए। करेक्ट, एग्जामिनर एक अपना वो जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, उसके बिना आपको राइट आंसर नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो एक पर्टिकुलर जो आंसर है, जो एक पर्टिकुलर वर्ड है जिससे पूरा सेंटेंस हमारा डिपेंड है, वो हमें याद करना पड़ता है। और वो कैसे होगा? बार बार कंटिन्यूअस रिवीजन करके। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं होता? कॉन्फ्लिक्ट हमारे घर में होता है। कहते हैं ना, जहाँ 5 बर्तन होंगे तो बजेंगे तो सही। करेक्ट, चाहे वो हमारे घर के बर्तन हो, चाहे वो एक ऑफिस में जाके बात हो रही होगी। जैसे आप यहाँ फोटो में भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक बीच में तो एक पर्सन खड़ा है, साइड में 2 लोग यहाँ पे रो को खींच रहे हैं। अब यहाँ टग ऑफ वॉर नहीं चल रहा है, यहाँ पे लोग अपनी बात मनवाने के लिए खींचे जा रहे हैं। ठीक है, कि मेरी बात सही है, आई एम द सुपीरियर, मैं जो बोलूंगा या मैं जो बोलने वाली हूँ मैं सही बोलने वाली हूँ। करेक्ट, ये बीच में उनको मैनेज करने के लिए खड़ी है। बट अगर ये सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पाती तो क्या होगा? इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इनके जो डिफरेंसेस है, ये बढ़ने लग जाएंगे। इवन हमारे घर में भी होता है ऐसे। अगर 2 भाई बहन है, अब तो कोई भी रिश्ता आप उठा लीजिए, उनके बीच में अगर नोक झोंक थोड़ी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? भूल जाने तो ऐसी बातें और आगे ध्यान देते हैं। करेक्ट, सेम वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि अगर आपका मोटिव है टू अचीव ग्रेटर हाइट्स, टू अचीव ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स, तो वहाँ पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो उनको ईजिली स्मार्टली रिजॉल्व करना चाहिए, या मौका ही ऐसे नहीं आना देना चाहिए ताकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स उठ के आए। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स उठ के आने ही कहीं भी, इवन आप बैंक में भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नोकझोंक तो हो ही जाता है। करेक्ट, बट उसे आप लोग कितना स्मार्टली हैंडल करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग जाना बंद कर देते ना, आप लोग उसे हैंडल करते हैं। या अगर आपके कोई जूनियर्स ने ऐसा किया होगा तो आप उसे पेशेंटली समझाते हैं कि इट्स ओके, होता है, ये ऐसे कर लो तुम ऐसे कर लो, या दोनों को हम लोग एक मिड पॉइंट में लाके एग्री करवा देते हैं। करेक्ट, यहाँ पे भी अगर ये जो बीच में येलो ड्रेस वाली पर्सन है, अगर इसने दोनों को एक मिडिल पॉइंट में लाके एग्री करवा दिया तो कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही खत्म हो जाएगी। बिकॉज अब दोनों क्या करेंगे, दोनों का फोकस अब उनकी इंडिविजुअल बातों पे नहीं होगा, अब पूरा का पूरा फोकस उनका होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए। करेक्ट, यहाँ पे एक बिजनेस में ये हर चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी अनलेस एंड अनटिल दिस मिडिल गर्ल इज अ लीडर, हम सम्मान के चल रहे, अगर ये लीडर है और ये दोनों को हैंडल इजिली कर लेती है, या दोनों के जो पॉइंट्स है उन्हें बीच में लाके एक नॉर्मल, एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पे लाके एग्री करवा देती है। कहते हैं ना, एक कदम तुम चलना, एक कदम हम चलेंगे, एक कदम तुम चलना, एक कदम हम चलेंगे। तो यही कदम कदम चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों एग्री कर लेंगे। करेक्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा? डिफरेंसेस आएंगे, पार्टीशन होने लग जाएगा, आधे लोग ये ऑरेंज के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और आधे लोग ये साइड में हमारी ग्रीन के सपोर्ट में खड़े होने लग जाएंगे। करेक्ट, तो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल छोड़ के इन दोनों की लड़ाई में दोनों लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं, क्या बोला गया। आई थ्योरी पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है
और इसे जो रिजॉल्व करने के लिए बीच में येलो गर्ल आई है, ये एक प्रोसेस है थ्रू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। करेक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। एम्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल फॉर नेगेटिव आउटकम्स एंड मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें हम मिनिमाइज करना चाहते हैं और उससे हम मिनिमाइज करके रहेंगे ताकि जो नेगेटिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में फैल रही है वो कम से कम हो जाए और लोगों के अंदर एक पॉजिटिव बिलीव आने शुरू हो जाए, एक पॉजिटिव वर्किंग आना शुरू हो जाए ताकि सबके सब क्या करे एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए रेडी हो जाए। करेक्ट, तो यहाँ पे एक जो लीडर होता है उसकी खामियां ये नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों को बस भिड़ाते रहे। उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि वो अपने जितने भी उनके अंडर वर्किंग लोग हैं उनको लेके एक हमारा जो गोल है उसके साइड पे चलते रहे और अगर किसी के बीच में से नोक-झोंक हो जाती है तो उसे इवन क्लियर आउट भी कर दे। जैसे हमारे अगर जैसे नोक-झोंक होती है तो क्लियर आउट कौन करता है? हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं। करेक्ट, हमारे पेरेंट्स या हमसे जो बड़े हमारे दादा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारी नोक-झोंक को क्लियर करते हैं। करेक्ट, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू क्लियर आउट दिस नेगेटिव एस्पेक्ट। करेक्ट, तो ये होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या स्किल्स है टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया या होने से बचना है तो क्या क्या आप लोग स्किल्स का यूज कर सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आई एम सो सॉरी। सबसे पहला, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। करेक्ट, जब भी कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंसेस आ जाए तो वो किससे आता है? बिकॉज ऑफ उनका लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उसने कुछ बोला और उस सेकंड पर्सन तक बात पहुंचते पहुंचते बात ट्विस्ट हो गई, तो ये क्या हुआ? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कभी भी अगर ऐसे दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों से एक बार बात करके पूछा जाना चाहिए लीडर को कि आपको क्या पता है और आपको क्या पता है। दोनों से पूछिए और दोनों को कम्युनिकेट करवाइए कि नहीं ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर ये सामने वाला थर्ड पर्सन आपको ये नहीं बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है। करेक्ट, आपको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में क्लियर शॉर्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे अगर आपके और आपके भाई के बीच में लड़ाई हो गई तो अगर आपके जो पेरेंट है या ग्रैंड पेरेंट है वो क्या करेंगे? वो दोनों की बातें सुनेंगे। करेक्ट, ऐसा नहीं बस एक ही की बात सुनेंगे। इवन जैसे अगर आप मान लीजिए हाई कोर्ट, जैसे हमारे जजेस कोर्ट जाते हैं तो वह क्या होता है, केवल एक की बात हम नहीं सुनते। वहां पे तो जज बैठा है, वो केवल एक की बात सुन के आंसर नहीं दे देता है, वो दोनों की बातों को सुनता है कि बताओ, क्लियरली कम्युनिकेट करो। कि वहां पे तो उनका यही है कि कोई जीतेगा और कोई हारेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जीत हार नहीं देना है। इनको एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर आना कि यस आप दोनों सही सोच रहे हैं, बट थोड़ा अलग वे में सोचिए और क्लियर और जो हमारा कम्युनिकेशन है उसे अच्छा करिए। यहाँ पे लैक ऑफ गैप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आइए फिर आता है सेकेंड हमारा लिसनिंग अटेंटिवली। अब क्या होता है, कई बार सामने लीडर कुछ बता रहे हो बीच में या फोन चलाने लग गए। करेक्ट, तो यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उन्हें जब भी कोई बात हमें डिले मतलब कि कम्युनिकेट करी जा रही है तो उनका भी एक काम होता है ना कि वो अच्छे से सुने क्या बताया जा रहा है ना। अगर आधी बात लेके वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ लेके बैठेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि उन्हें बात ही आधी सुनी है, बाकी टाइम तो वो फ़ोन चला रहे थे या फिर वो उठ के चले गए या फिर वो चाय पीने के लिए चले गए। तो इसलिए अगर कभी भी कोई मीटिंग्स वगैरह हो रही है तो वहाँ पे एक स्किल होनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो यहाँ पे हर कोई एकदम अच्छे से अटेंटिवली सुने कि क्या बातें हो रही, और इनकेस अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो क्लियरली वहाँ पे ही पॉइंट आउट करे कि देखिए हमें ऐसा नहीं समझ आया, या फिर क्या आप इसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस वहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। आइए फिर क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि अरे ये बल्ब में एक टुकड़ा है, काइंड ऑफ अ पजल। करेक्ट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसी ही होती है। हमें बहुत सारे अलग अलग टैक्टिक्स लगा के देखनी पड़ती है कि क्या टैक्टिक्स एक्चुअली इस प्रॉब्लम में फिट हो जाएगा।
एक्चुअली नो वन नोज कि एक्चुअली क्या इसका रिजोल्यूशन है, नो वन नोज कि इसका एक्चुअली क्या फाइनल आंसर है। हर कोई क्या करता है, उसमें अपने बेस्ट जो भी आंसर्स है, जो भी बेस्ट ऑल्टरनेट्स है वो बताता है। फिर वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि विच इज एक्चुअली द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दी प्रॉब्लम्स। करेक्ट। इसके थ्रू भी क्या होगा, इसके थ्रू भी हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन एक और स्किल दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड लास्ट एंड बहुत जरूरी, बीइंग पेशेंट। जैसे कि फोटो बता रहे, शांति। पेशेंटली अगर आप कोई भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो वो होगा। आई नो and everyone knows there is always ups and downs, always ups and downs, but if you maintain your peace, if you maintain your peace, harmony सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, और लीडर की सबसे बड़ी जो खासियत होनी चाहिए उसे पेशेंटली सबकी बात सुननी चाहिए, तभी तो हर कोई आके उनको एक्चुअली में क्या दिक्कत है बता पाएगा। करेक्ट। तो ये हमारे लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, बीइंग पेशेंट होना। तो ये सारे स्किल्स होते हैं टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती। और जैसे कि आपको पता है एवरीडे हम लोग मिलते हैं और आपके जो छोटे छोटे से डाउट है उसे हम लोग 100% क्लियर करना चाहते हैं। करेक्ट। तो वैसे ही आज हम लोग दोबारा एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं जहां पे हम बात करेंगे अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल की। आखिर ये क्या होता है और आपको जब CIB आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको कवर करना पड़ता है। जिसके पहले हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका है। आई होप आपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स को देख के एटलीस्ट आपने रिविजन करना शुरू कर दिया होगा। एज यू ऑल नो आपके क्लासेस भी चालू हो चुके हैं, तो वो सारी बातें हम एट द एंड पे करेंगे, कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया है इसमें एनरोलमेंट तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट और मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को एट द एंड पे बता दूंगी। बट जैसे कि आपको पता है अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस टाइम पे हमें हर तरीके से एकदम रेडी हो जाना चाहिए, एक तो हमारी पढ़ाई को लेके और उसके बाद जो भी हमें छोटे छोटे रिवीजन करने के टाइम मिल रहा है आप उसे यूटिलाइज करना शुरू करिए, बिकॉज यही टाइम है जहाँ पे आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप जल्दी से आगे ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रमोशनल ये एग्जाम क्लियर करके। करेक्ट। चलिए, तो इसमें आपको वैल्यू एड ऑन करने के लिए आपको पता है कि रोज हमारा 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप ये सेशन को लाइक करिएगा, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी जल्दी से अपडेट आती है आप तक तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। और उसी के साथ जहाँ पे भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो इस बार ये अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे छोटे छोटे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितना ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ जाता है इनको थोड़ा सा भी रिवाइज करके। करेक्ट। आइए, तो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बता दिया है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। तो आइए बात शुरू करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं। करेक्ट। हम सब एक सैलरीड एम्प्लॉय है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है हमें पता चलता है ना, टाइम टू टाइम प्रमोशन हो रहा है, अप्रेजल्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है। तो ये बेसिस ऑफ व्हाट हो रहा है? आपको भी साल में एक ना एक बार प्रमोशन मिलता होगा, आपको भी यहाँ पे अप्रेजल मिल रहा है। तो ये आखिर कैसे मिल रहा है लोगों को? आइए, तो आज हम इसी की बात करने वाले कि आखिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इन सबको कैसे इवेल्युएट किया जाता है कि यस इट्स अ टाइम कि अब हमारे एम्प्लॉयज़ को हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, इन्हें और ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इनको अप्रेज करने का ज़रूरत है। तो जैसे कि आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे एक चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, आपके जो भी HR डिपार्टमेंट होंगे वो आपके परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करते होंगे अलग अलग बेसिस पे कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, उसके बाद अब आपका परफॉर्मेंस कैसा है। करेक्ट। इसी के थ्रू पता चल रहा है कि आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं या आप डिग्रेड हो रहे हैं। करेक्ट। कई बार आपने सुना होगा कि जो पर्सन लोग हैं उनने इतना अच्छा परफॉर्म किया बट बिकॉज ऑफ उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, उन्हें अप्रेज अच्छा नहीं किया, तो वो क्या करते हैं, वो स्विच कर लेते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इतना सब टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपना कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनके एम्प्लॉयज़ उनको सिखा रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि जैसे ही वो एम्प्लॉयज़ आपको अच्छा परफॉर्म करके दे। करेक्ट। जब भी वो एम्प्लॉय का ग्राफ फ्रॉम पुअर टू डेवलपिंग टू गुड टू आउटस्टैंडिंग हो जाए तो इस टाइम वो एम्प्लॉय को ये भी अप्रेज करना चाहते हैं।
ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय रिटेंशन वाला चीज़ है वो हमारी ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बनी रहे। करेक्ट। तो ये एक ऐसी स्केल हम लेके चलते हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को बाइफरगेट कर सकते हैं कि आप पिछले बार से इस बार आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, या फिर आपने गुड परफॉर्मेंस दिया है, या आप अभी डेवलपिंग फेज में है, या इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। पुअर परफॉर्मेंस में क्या होता है, हमें ना थोड़ा सा वो टेंशन आ जाता है कि अब क्या करें, हम तो एक एम्प्लॉय पोजीशन में, अगर हमारा परफॉर्मेंस बुरा है तो यहाँ पे हमारे इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के चांसेस भी गिरने लग जाते हैं। बट वहीं अगर हमारा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, एक प्रोग्रेस से बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें जैसे आपके एम्प्लॉयर की भलाई हो रही है वहीं पे आपकी भी भलाई होना शुरू हो जाती है। करेक्ट। तो ये तो हमने लेमैन की लैंग्वेज में बात कर ली है। चलिए तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। एंड एम्प्लॉयज वर्क and contributions to the organizations are evaluated on a regular basis as part of a process। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, इसे रोज बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। करेक्ट। तो यही हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन डेफिनेशन आई। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे क्या क्या टाइप के परफॉर्मेंस अप्रेजल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला सेल्फ इवेल्युएशन। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है और वो खुद को आईने में देख रहा है, खुद को एक मिरर में देख रहा है और एक थम्स अप दे रहा है कि यस यू आर डूइंग परफेक्ट। ठीक है। हमें अंदर से मोटिवेशन जब चाहिए तो हमको क्या चाहिए, हमें खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे खुद की जो गलतियां हमें वो फाइंड आउट करके उन्हें ठीक करना शुरू करना पड़ता है। तो आपका जो फर्स्ट टाइप का परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आएगा वो होगा सेल्फ इवेल्युएशन, कि हम पिछले बार मान लीजिए 100 का लेवल काम कर रहे थे और अब उठ के हम खुद को ही अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया कि अब हमारा सेम परफॉर्मेंस 100 से उठ के अब 200 टच हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ इवेल्युएशन, खुद की कमियों को हम दूर कर रहे हैं। करेक्ट। अगर हम लास्ट टाइम I'm so sorry sorry for the disturbance। आइए कहाँ पे हम थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि सेल्फ इवेल्युएशन, जब जो भी एम्प्लॉयज है जब वो खुद को ही अप्रेज करना शुरू करेंगे कि लास्ट टाइम हमसे ये गलती हो गई, दिस टाइम हमें ये गलती नहीं करनी है, तो वो क्या होगा, सेल्फ इवेल्युएशन का पार्ट, खुद को ही एक तरक्की की ओर देखने की ओर। करेक्ट। खुद को ही यहाँ पे इवेल्युएट करना शुरू करेंगे कि हाँ ये गलती हो गई, इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे। वहीं अब बात आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की, दैट इज पीयर असेसमेंट। यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे कलीग्स हैं उन सबके साथ मिलके हमारा अप्रेजल होगा। करेक्ट। कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह हमारी जब टीम एक्टिविटीज होती है तो ऐसे लोगों को 2 पेपर दे देते हैं। करेक्ट। जहाँ पे हमारी गुड डीड्स लिखी जाएंगी और एक साइड हमारी बैड डीड्स लिखी जाती है। हो सकता है किसी का एग्रेसिव बहुत नेचर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा हाँ जी वाले नेचर होंगे। करेक्ट। हो सकता है कोई एकदम ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबके ऊपर डालने की बहुत प्रेशर करते होंगे। तो ये ऐसे जो टीम एक्टिविटीज हो के जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये होता है हमारा पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब हमारे जो भी कॉलीग्स हैं, करेक्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो ही हमें इवेल्युएट कर रहे हैं। और इससे क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा अगर हम ये उसमें जी रहे हैं कि हम तो सबसे अच्छे, हम पे कोई कमी ही नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस असेसमेंट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको सामने से लोग बता रहे हैं। सो दिस इज नॉट ए नेगेटिव पार्ट, ये भी आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। करेक्ट। समटाइम्स हम चीज़ों को नहीं पहचान पाते, हमें लगता है कि हम सही रोड पे जा रहे हैं, बट जब सामने वाले वो चीज़ को हमको अप्रेज करते हैं तो डोंट टेक इट ऐसे अदरवाइज कि नहीं वो हमें ना हमारी बुराई कर रहे हैं, ना, दे आर अप्रेजिंग। करेक्ट। क्योंकि वो हमें अच्छी राह दिखाना चाह रहे बाय चेकिंग कि हमारे अंदर क्या गलत है। कहा जाता है ना कि हमारा असली दोस्त कौन होता है, जो हमारी गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट करता है, ना कि जैसे है उसी में अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम में क्या कमी। वो हमारा असली दोस्त नहीं, जो हमारी बुराइयां बता के हमें ही इम्प्रूव कर रहा है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वही हमारे सच्चे दोस्त और मित्र होते हैं। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऐसे असेसमेंट्स में हमारी कमियां गिनाते हैं,
सो इट्स बेनिफिटेड फॉर whom? ये तो हमारे लिए ही अच्छा है ना, बिकॉज हम अब नेक्स्ट वर्किंग और बेटर करके दिखाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने कवर किया हमारी 2 टाइप के परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद 360 डिग्री फीडबैक, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, करेक्ट, ये आप है मान लीजिए। अब आपको आपके कलीग्स ने भी यहाँ पे बताया कि आप अच्छे हैं, ये पॉइंट्स पे आप थोड़े से वीक हैं। आपके जो डायरेक्ट रिपोर्ट आ रही है मैनेजमेंट से कि आपका परफॉर्मेंस ये अच्छा था, नहीं इस बार आप थोड़े से इस साइड वीक हो गए थे, या फिर जो आपके मैनेजर है वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद इवन आपका जो रिलेशंस विद द कस्टमर है, करेक्ट, उनके साथ आपका कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है, यहाँ पे हम जो बता रहे हैं, ये सारी चीज कैसी है, ये आपको हर जगह से आपकी फीडबैक बताई जा रही है। करेक्ट, सारी सराउंडिंग से एवरीवन इज गिविंग योर फीडबैक। सो दिस इज योर 360 डिग्री फीडबैक। इसकी हेल्प से भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। करेक्ट, ऐसा होगा कि अगर आपके पीयर्स, आपके जो भी कस्टमर्स, आपका मैनेजमेंट, आपके टॉप लेवल के लोग, अगर दे आर ऑल हैप्पी, तो वाई दे विल नॉट गिव यू अप्रेजल्स? ऑफ कोर्स दे विल गिव द अप्रेजल्स। तो ये सारी चीजें होती है हमारी नेक्स्ट टाइप, दैट इज 360 डिग्री फीडबैक। इसके बाद आखिरी है दैट इज नेगोशिएटेड अप्रेजल। नेगोशिएटेड अप्रेजल, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बेंच में एक साइड हमारी मैनेजमेंट बैठी है और एक साइड हमारे एम्प्लॉय बैठा है। करेक्ट, सो दे बोथ आर नेगोशिएटिंग। लाइक अगर हम हिंदी में बात करें तो इट्स लाइक अ बार्गेनिंग। करेक्ट, इट्स लाइक अ बार्गेनिंग। इतना नहीं इतना, ना ना इतना, ना ना इतना। एक पॉइंट मैनेजमेंट रखेगा दैट यू आर वीक ऑन दिस साइड, बट वही एम्प्लॉय बोलेगा नो आई एम स्ट्रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट, आप उसको भी तो कंसिडर करिए। तो मैनेजमेंट बोलेगा नहीं आपका ये वाला पार्ट भी तो वीक था, तो एम्प्लॉय दोबारा बोलेगा नो आई एम गुड एट दैट पॉइंट ऑल्सो। तो ऐसे करके यहाँ पे जो अप्रेजल हो रहा होगा, यहाँ पे ये लोग एक बीच के बात में आके एक्सेप्ट करेंगे कि आर यू एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट और नॉट। अगर हाँ तो दिस इज योर अप्रेजल, अदरवाइज आपका अप्रेजल इस बार भी नहीं होगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइप, दैट इज नेगोशिएटेड अप्रेजल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सीआरटी, और जैसे कि आपको पता है हमारे सीआईबी एग्जाम्स में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, और यहाँ पे अब आप लोग की जो लास्ट डेट थी फॉर रजिस्ट्रेशन जो कि थी 27, अब वो शिफ्ट होके हो गई है 30 मई। करेक्ट, तो अगर अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इट्स अ राइट टाइम कि आप जाएं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इस बार अपने प्रमोशन की तैयारी पक्की पक्की कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि सीआईबी जेआईबी से हार्ड होता है। एग्जैक्टली अगर आप अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं तो आपको भी ये पता चल जाएगा जब आप बुक्स देखना शुरू करेंगे, क्लासेस अटेंड करना शुरू करेंगे, कि यहाँ पे कोई मामूली सी हमारी पढ़ाई नहीं है। ये एग्जाम एक तो पूरी नेशनल लेवल है, अब यहाँ पे हमें पूरा टाइम अच्छे से डिवोट करना पड़ता है, बट क्या करें, हमारा तो ऑफिस ही चलता है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम तो डिवोट नहीं हो पाता है। करेक्ट, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा वैल्यू एड ऑन क्यों ना हो जाए, थोड़ा बूस्टअप आपको और क्यों ना मिल जाए, तो यहाँ पे आपके लिए आता है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। यहाँ पे स्पेशली जो हमारा ABFM सब्जेक्ट है, वहाँ पे जो हमारे मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, C, D, तो यहाँ पे ये जो आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हर चीज कुछ अलग अलग बातें करती है। जैसे मॉड्यूल A में अभी हमने शुरू किया है, जहाँ पे देखना शुरू किया कि कैसे एक मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट कहाँ होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक मैनेजमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या वो एकदम अच्छे से अचीव कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने इसके पहले ना कई सारी अलग अलग थ्योरीज पढ़ी है कि कैसे हमारी मैनेजमेंट अप टू डेट रह के अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर सके। बट अब बात आती है कि जैसे जैसे अब आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो सेल्फ स्टडी का टाइम तो हमारे पास इतना नहीं है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 10-10 मिनट की छोटे छोटे वीडियोस है, जहाँ पे हम एक एक छोटा जो टॉपिक होता है, टॉपिक का भी सब टॉपिक का सब टॉपिक, जहाँ पे हमें डाउट आ सकता है या फिर हम हो सकते हैं कंफ्यूज, उन पे हम लोग यहाँ पे वीडियोस लेके आते हैं। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है स्ट्रेस। आजकल किसको स्ट्रेस नहीं होता है, हर कोई ये स्ट्रेस का शिकार हो चुका है। करेक्ट, और अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल लाइफ में, तो अगर आपको स्ट्रेस है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपकी जो कैपेसिटी है 100% की, वो ऑलरेडी रिड्यूस होके 50-60 तक कहीं ना कहीं चलती रहेगी। तो ये जो स्ट्रेस है, ये अगर ऑर्गेनाइजेशंस में होने लग जाए तो ये बहुत दिक्कत की बात है।
करेक्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में किसी को भी स्ट्रेस हो गया तो वो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो खराब करने लग जाएंगे। आइए चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, करेक्ट, ये फोटो देखते आपको क्या लग रहा है, कितना स्ट्रेस है ये लड़की को। जैसे अभी आपके भी एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो आपको भी स्ट्रेस होने लग गया होगा, करेक्ट, कि कैसे पढ़ना है, क्लासेस करनी है, सेल्फ स्टडी करना है, ऑफिस जाना है, अपनी फैमिली को, अपना पर्सनल टाइम, ये 24 आवर्स में आखिर हम कैसे करें। क्योंकि ये अभी एकदम जैसे जैसे दिन हमारे एग्जाम्स के नजदीक जाते जा रहे हैं हमें स्ट्रेस होना शुरू हो गया है, हमें बिल्ड होना शुरू हो गया है कि कैसे हम इसे रिजॉल्व करें। और यही दिक्कत क्या आ जाती है जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे भी आप थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करेंगे ड्यूरिंग योर नॉर्मल डेज, मतलब जब आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, यू यूज्ड टू बी समवट हैप्पी, बट अभी आपके बैक ऑफ द माइंड पे यही चलता है, क्लासेस नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हुआ है, रिविजन नहीं हुआ है, तो आपको ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है, करेक्ट, जिसके कारण आप यहाँ पे अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो यहीं पे जब ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे आप जाके अपने स्ट्रेस पे 100% नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये हमें मैनेज करना आना चाहिए, ताकि हमारी जो कैपेसिटी है, जो ऑलरेडी हम 50-60 पे कहीं चल रहे हैं, वो हमें 100% तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसके लिए आपको हम कहते हैं ना, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी इन्वायरमेंट रखिए, जो हो रहा है उसे नॉर्मली होने दीजिए। तो वैसे ही जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स होंगे उनका भी काम यही होता है कि अगर ऐसी कोई तनाव भरी सिचुएशंस आ चुकी है तो आपको अपने एम्प्लॉयज के स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। और इवन अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर डूइंग सो मेनी परफॉर्म्स ताकि जो भी उनके एम्प्लॉय है उनमें ये स्ट्रेस बस्टर ना हो, करेक्ट, उनके लिए अलग अलग योगा करवाया जाता है, ऐसे कई सारे सेमिनार्स करवाए जाते हैं ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं अगर उन्हें कोई भी स्ट्रेस है, चाहे फैमिली, चाहे उनको जॉब का, कोई भी जो अंडर प्रेशर वो फील करें जिसके कारण उनकी कैपेसिटी गिरी हुई है, वो इसकी हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं बाय मैनेजिंग देयर स्ट्रेस। तो कई जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अलग अलग ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि अगर उनके एम्प्लॉयज की सिचुएशन ऐसी है जहां पे वो 100% की बजाय केवल 50-60% दे पा रहे हैं, इवन कोई वैल्यू एड ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो जो सेमिनार्स होते हैं वो हेल्पिंग सेमिनार्स होते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, ये सारे सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो स्ट्रेस रिलीज करें और मैनेज करें और अपने आप का 100% देना शुरू करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब तो इवन जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं उनको भी ये करवाया जाता है ताकि उनको स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाए। दैट्स व्हाई वी से हमें अपनी लाइफ में अपना जो है थोड़ा पार्ट अपनी हेल्थ पे देना चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्रेस इतना बढ़ सकता है कि आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग ने गलत कदम उठा लिया, लाइक सुसाइड, या फिर गलत एरिया में चले जाते हैं। Because of what? Because they are not able to handle this pressure, to handle this stress. तो यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो भी लीडर्स है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज एम्प्लॉयज ही तो है जिनके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है और डे बाय डे इतना वर्क आने लग गया, इतना सारा वर्कलोड हो चुका है कि अगर ये मैनेज नहीं हुआ प्रॉपरली तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक भी बन सकता है, करेक्ट। आई तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका मीनिंग जो हमको अपनी बुक में डिफाइन किया गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इट रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स and physiotherapies that are aimed at regulating the degree of stress experienced by a person, particularly the level of chronic stress, typically with the intention and the goal to enhancing day-to-day functioning. यहाँ पे अलग अलग टाइप के इवन ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लीजिए, आप फिजियोथेरेपीज लीजिए, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन अब बड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इतना बस्ट है, इतना स्ट्रेस है कि उसके कम करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे और ईजिली स्विच करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई एम्प्लॉय में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने इतना इन्वेस्ट किया है और वह कंटिन्यूसली स्विच होने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन भी गिर सकती है, करेक्ट। तो ये होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हमारी पर्सनल लाइफ से ही यहाँ पे डील करा गया है।
तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कर दिए बाय गिविंग ट्रीटमेंट्स या इवन फिजियोथेरेपीज भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज अब आपके एग्जाम्स में केवल 1 मंथ बचा है, दैट इज ओनली जून। और ये जून ही है जहाँ पे आप अपना जो ये पासिंग वाला परसेंटेज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और आपने अभी तक तो क्लासेस ज्वाइन कर ही लिया होगा, और आपके क्लासेस के अलावा यहाँ पे जो आपको वैल्यू एड ऑन चीज मिल रही है दैट इज अवर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग डेली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें ताकि इस बार हमारा CIB एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और आज का हमारा टॉपिक है इसी में बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, जिसे हम बोलेंगे इन शॉर्ट बार्स। करेक्ट। इसके पहले अगर आपने क्लास देखा होगा, 10 मिनट शो देखा होगा, तो वहां देखा होगा आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो एम्प्लॉय है वो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वो अपना 100% देता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट में वह लोग हैं, वो देखते हैं कि क्या ये तरक्की कर रहे हैं, तो इन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इनको अप्रेजल दिया जाना चाहिए। और अगर ये कहीं भी डिग्रेड हो रहे हैं तो मैनेजमेंट उनको बताती है कि सुनिए, आपको अब थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बिफोर यू यूज्ड टू बी हियर, पहले आप इतने ऊंचाइयों में थे, बट अब आपकी परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है? आखिर क्या ड्रॉबैक है? कहीं आप वही कंसिस्टेंट तो नहीं चल रहे हैं? क्या आप कुछ न्यू वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहे हैं? ये सब चीजें पता लगाती है मैनेजमेंट। और अगर कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा होगा एकदम एकदम ऐसे 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 ऐसे, तो मैनेजमेंट भी उन्हें अप्रेज करती है, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है। करेक्ट। उनको ग्रोथ देती है, उनके प्रमोशंस करती है। इससे क्या होता है, सामने जो एम्प्लॉय है उसको और मोटिवेशन मिलता है कि यस, हम एकदम सही रास्ते में हैं और हमें यहाँ पे अप्रेज किया जा रहा है। करेक्ट। अब वो चाहे कोई मॉनिटरी फॉर्म से हमको अप्रेजल मिले या फिर नॉन मॉनिटरी फॉर्म से अप्रेजल मिले। मॉनिटरी फॉर्म्स में जैसे क्या आ जाएगा, जैसे बोनस मिल रहा है, करेक्ट, हमें इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं। और नॉन मॉनिटरी फॉर्म्स में आपने देखा होगा आजकल एकदम चलन हो चुका है, स्टार ऑफ द वीक, किसका अच्छा परफॉर्मेंस था, कोई मंथ वाले हो जाते हैं, कोई ईयर वाले हो जाते हैं, कोई 5 साल से कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे हम उन्हें मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे रहे, उनको कैश या बोनस या ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे, बट हम उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसको और बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। इंडिविजुअल जो पर्सन है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमको सबसे ज्यादा क्या प्यारी, हमारी रिस्पेक्ट। अगर ये रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है तो हम और मोटिवेटेड फील होते हैं। करेक्ट। अगर कोई भी थोड़ी सी भी गलत बात कर देगा तो हमको क्या लगता है कि जाओ जाओ यहाँ से, देखना ही नहीं है। करेक्ट, ये फील आता है। बट वहीं हमें थोड़ा सा भी अप्रेजल मिल जाता है कि यस, आप आज अच्छे दिख रहे हैं, आज आप ये है, ओ यू आर सो इंटेलिजेंट, ये वर्ड से ही हम कितने प्राउड फील करते हैं। एक हमें अच्छा सा मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी नहीं आ जाती है। सेम वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, जिसके थ्रू हम परफॉर्मेंस को अप्रेजल में देखते हैं। करेक्ट। उसमें से एक आज हमारा टेक्निक है, दैट इज मॉडर्न टेक्निक। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न है, तो ये जो टेक्निक है बार्स, ये आपकी आती है मॉडर्न टेक्निक में। चलिए तो शुरू करना है, यहाँ पे देखना पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, दिस इज मॉडर्न अप्रेजल टेक्निक and this provides better and more equitable appraisals as compared to other techniques। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है बार्स, ये बेटर और बेस्ट टेक्निक है कंपेयर टू जो अदर और हमारी टेक्निक्स होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 स्टेप्स ऑफ बार्स होते हैं। ठीक है, दैट इज जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट्स, relocate incidents, scale of incidents, फिर develop performance dimensions, और आखिरी होता है develop final instrument। यहाँ पे पता है क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते तो आपको और इजी समझ आ जाएगा। अब मानते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कॉलिंग वाला जो बूथ होता है, ठीक है, जो हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं। कॉल सेंटर्स में अब देखिए कंटिन्यू सब लोग को कॉल आते रहता है, आते रहता है, तो वहां पे उनकी रेटिंग करी जाती है। करेक्ट, उनको रेटिंग दिया जाता है कि
कॉल सेंटर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेटिंग्स दी जाती है कि आपने अगर कॉल मान लीजिए पिक कर लिया, आपका जो पिक टाइम था अगर वो 1 रिंग में ही है तो आपको यहाँ 1 to 5 में 5 रेटिंग दी जाएगी, करेक्ट। वहीं पे अगर आपने ये फोन पिक कर लिया 2 रिंग्स में तो आपको यहाँ रेटिंग 4 दी जाएगी। वहीं अगर आपने कोई कस्टमर है जिसने कॉल सेंटर पे कॉल किया है और उनका कोई काम ऐसा था जो उनका डाउट था या आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया है, यहां पे मान लीजिए विथ इन 1 मिनट में, तो आपकी रेटिंग हो जाएगी अगेन 5। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है 2 मिनट्स में तो आपकी रेटिंग हो जाएगी 4। देख रहे ऐसे रेटिंग्स देना आजकल शुरू कर दिया है ताकि हम जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअली वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेटिंग्स को यूज करके हम लोग इनकी अप्रेजल को तैयार करते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है। देखिए कितने स्मार्टली अब ऑर्गेनाइजेशंस प्लान करने लग गए हैं लोगों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, किसी मंथ किसी की 4 आई, किसी की 5 आई, किसी की 1 है, किसी की 2 है, हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि 1 और 2 वेरी बैड। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 और 4 आपको दिख रहा होगा कि बेस्ट है। यहीं पे अगर हम इसके बैकवर्ड होते हैं, मतलब पीछे जाएंगे नंबर से, तो ये डिक्रीज होने लग जाएंगी रेटिंग्स। मतलब सबसे 5 बेस्ट है, 4 बेटर है, उसके बाद 3 गुड है, सेकंड एवरेज है, 1 वीक है। तो इस रेटिंग के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा है और कौन अपना 100% दे रहा है और किस एम्प्लॉयज को अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। करेक्ट, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन टूल्स आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ करने लग गई हैं। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने 5 स्टेप्स अलग अलग देखे उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट्स। यहाँ पे पर्सन्स विथ नॉलेज ऑफ द जॉब टू बी अप्रेज्ड बाय इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस बिहेवियर। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके नॉलेज को हम इवेलुएट कर रहे हैं, करेक्ट, बेस्ड ऑन उनके इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस से। फिर यहाँ पे हम डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस डायमेंशंस, जो मैंने अभी आपको बताया 5, 4 ऐसे हमने डायमेंशन सेट करना शुरू कर दिया, करेक्ट। फिर द पीपल देन डिवाइड द इंसिडेंट्स इनटू स्मॉलर सेट से 5 और 10 ऑफ परफॉर्मेंस डायमेंशंस। हमने क्या किया, अगर कॉल पिक हो जाता है 1 मिनट के अंदर तो 5 रेटिंग, करेक्ट, 2 मिनट में होता है मतलब 2 रिंग में होता है तो 4 रेटिंग। वहीं अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है 1 मिनट के अंदर तो उसकी 5 रेटिंग, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है 2 मिनट के अंदर तो 4 रेटिंग। आप देख रहे हैं कैसे रेटिंग चेंज हो रही है। यही बात यहाँ पे आई जा रही है कि डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस डायमेंशंस, अलग अलग परफॉर्मेंस डायमेंशन हम सेट कर रहे हैं। फिर relocate incidents. These critical incidents are then relocated to any group of people who also know the job. अगर कहीं भी थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, जो वीक वाले लोग हैं, करेक्ट, स्पेशली जो वीक वाले लोग हैं, हम क्या करते हैं उनको और ट्रेनिंग देंगे या उनको थोड़ा स्विच कर देंगे कि आप तो इधर से स्विच हो जाइए, और जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको आगे लाके बैठाना शुरू कर देंगे, करेक्ट। जैसे कॉल सेंटर में किसी की परफॉर्मेंस बहुत वीक आ रही है तो हम उन्हें साइड करेंगे, बोलेंगे आप थोड़े दिन और यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, या फिर हम उन्हें यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसी के बाद यहाँ स्केल ऑफ इंसिडेंट्स। दिस सेकेंड ग्रुप इज जनरली आस्क्ड टू रेट ऑन अ गिवन स्केल। यहाँ पे एक और ग्रुप होता है जो एक और बार इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप है जो वापस हमें स्केल पे मेंशन करने वाले हैं। फिर डेवलप फाइनल इंस्ट्रूमेंट। अ सबसेट ऑफ इंसिडेंट्स यूजुअली 6 और 7 पर क्लस्टर आर यूज्ड एज बिहेवियर एंकर्स फॉर द परफॉर्मेंस डायमेंशंस। यहाँ पे सब चीज को ओवरऑल को देख के हम लोग एकदम तैयार कर देंगे कि क्या इनका बिहेवियर है विद द हेल्प ऑफ बार्स, करेक्ट। आई होप आपको जो मैंने कॉल सेंटर वाला एग्जांपल दिया है ना, आप उसको ध्यान रखिएगा तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा।
चलिए, तो एज यू नो कि अब आपके एग्जाम्स पास में आ चुके हैं और इस टाइम पे आपने अगर कोर्सेज अप्लाई नहीं किया है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से मिलेगा। आपको जाना है क्रोम में अड्डा 24/7 साइट में, जहाँ पे CIB 2024 सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बैचेस आ चुकी हैं जिनका नाम है जोश और ज़ील, और उसी के साथ आप लोगों के लिए पावर पैक रिविजन बैचेस प्लस केस स्टडीज के साथ भी आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एकदम अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है कि आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हैं विथ 3 months वैलिडिटी, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो आपके लिए 3 months वैलिडिटी इज द परफेक्ट टाइम। और अभी चल रहा है हमारा मंथ एंड सेल, जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कोड Y895। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 79% का ऑफ, 79% ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो महापैक 2.0 है इसमें आपको जो बैचेस हैं जोश ज़ील सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ आपके जो अभी पावर पैक रिविजन बैच और प्लस जो केस स्टडीज मैंने बोला वो भी आपको फ्री यहाँ पे मिल जाती है, और उसके साथ जो भी आपके मॉक टेस्ट रिविजन पेपर्स क्रैश कोर्स भी जो आपके फ्यूचर में आएंगे सब चीज़ आपको यहाँ पे फ्री पे अवेलेबल कराई जाती है, और साथ ही में जो आपका ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। तो ऐसी डील को आप जल्दी चाहिए और इनरोल कर लीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते और आपको भी पता है अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन दूर नहीं है। पर याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाता है 1% ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं अड्डा ऐप। चलिए, तो अपना सेशन आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।